सामाजिक समूह एवं समाज। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है और मानव जीवन में मनुष्य एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है, संवाद करता है, बातचीत करता है, जिससे सामाजिक रूप से सामूहिकता की भावना उत्पन्न होती है। यहां पर विभिन्न समाजों की यदि हम तुलना करें तो एक ही ऐसा बात हमें देखने को मिलता है, चाहे वह प्राचीन समाज हो, सामंतीय समाज हो अथवा आधुनिक समाज हो, एशिया का हो, अफ्रीका का हो या यूरोप का हो। मानवीय समूह और सामूहिकता की भावना हर जगह विद्यमान होती है। यह अलग है कि समाज में समूह और सामूहिकता के प्रकार अलग अलग होते हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कहीं के भी समाज देखें तो हर जगह में समूह देखने को मिलते हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि सामाजिक समूह किसे कहेंगे, तो कहीं पर यदि लोग अनायास जमा हो जाते हैं भीड़ के रूप में तो उसे सिर्फ समुच्चय कह सकते हैं हम लोग। वो जमावड़ा होता है, एक समय में एक ही स्थान पर वो एकत्र होते हैं। वो समूह, वो समाज का लक्षण नहीं है। एक दूसरे के साथ कोई निश्चित संबंध किसी का नहीं होता है, वो भीड़ होता है। रेलवे स्टेशन देख सकते हैं आप, हवाई अड्डा आप देख सकते हैं, बस स्टॉप पर देख सकते हैं या सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। वह एक समुच्चय के रूप में होते हैं, वो समूह के रूप में होते हैं, समाज के रूप में नहीं होते हैं। और उन्हें समूह भी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि उन्हें समुच्चय कहा जाता है, या ऐसे समूह को अर्ध समूह की संज्ञा दी जाती है, उसको अर्ध समूह कहते हैं। इस अर्ध समूह में संरचना नहीं होती है, संगठन की कमी होती है और उस समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, ज्यादा नहीं जानते हैं, कम जागरूक होते हैं। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं लिंग समूह, भीड़ का अर्थ समूह के रूप में हम लोग देखते हैं। यह अर्ध समूह विशेष परिस्थिति में सामाजिक समूह भी बन सकते हैं। जैसे यह संभव है कि विशेष सामाजिक वर्ग या जाति अथवा समुदाय से संबंधित व्यक्ति एक सामूहिक निकाय के रूप में संगठित न हो। हम यह भी देख सकते हैं कि वर्ग अथवा जाति ने समय के साथ राजनीतिक दल का स्वरूप किस तरह ग्रहण कर लिया और भारत के विभिन्न समुदाय ने जब उपनिवेश का विरोध करना था, अंग्रेज का विरोध करना था, विरोधी संघर्ष के रूप में एक साथ आए, एक पहचान बनाए, एक सामूहिकता की भावना आई, एक राष्ट्र जिसका कि मिला जुला अतीत और साझा भविष्य है। देख सकते हैं कहीं महिला आंदोलन ने कोई ऐसी घटना होती है तो महिला लोग आंदोलन कर देती है, वो एक संगठन के रूप में होती है। और महिलाओं का समूह, महिलाओं का संगठन, ये सभी समूह के रूप में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ये समूह उभरते हैं समय के साथ और परिवर्तित भी हो जाते हैं, संशोधित भी हो जाते हैं। तो एक समूह, एक कोई सामाजिक समूह यदि है, उसकी कई विशेषताएं होती है। उसे हम लोग इसे कह सकते हैं कि कोई सामाजिक समूह है तो वह दीर्घ रूप से होती है, अस्थायी होती है, अंतःक्रिया करते हैं लोग आपस में, और यह अंतःक्रिया कोई प्रतिमान के रूप में होती है, एक आदर्श के रूप में होती है। और अन्य सदस्य के साथ जब वार्ता करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं तो सहयोग की भावना होती है, अपनत्व होता है
और जो समूह का नियम मान्यता हम लोग तय करते हैं उसका पालन करते हैं। एक साझी रुचि होती है, सामान्य मूल्य को हर कोई अपनाते हैं और एक संरचना होती है किसका क्या काम होगा। समूह विरोधी काम नहीं होते हैं। सामाजिक संरचना का अर्थ व्यक्ति अथवा समूह के बीच बार बार होने वाले अंतःक्रिया के प्रतिमान के रूप में हम लोग देखते हैं। और सामाजिक समूह से तात्पर्य हम कह सकते हैं कि उन व्यक्तियों से जो समाज में समान रूप से रुचि लेते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से समान होते हैं, मूल्य और मानक को बांटते हैं। अब हम यहाँ पर समूह के प्रकार को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संकलन, ऐसा संग्रह जिसमें कि औपचारिक रूप से लोग उसके सदस्य होते हैं और आपस में अंतःक्रिया होते हैं और अंतःक्रिया करने के साथ साथ उनमें चेतना होती है। और हर एक संगठन के सदस्यों का सामूहिक व्यवहार एक विशिष्ट तरीके का होता है। परंपरागत समाज के समूह और आधुनिक समाज के समूह दोनों में समूह बनाने के तरीके को लेकर अंतर आपको दिखता है। परंपरागत समाज में जहां आमने सामने की अंतःक्रिया होती थी, वहीं आधुनिक समाज में दूरस्थ अंतःक्रिया होती है। यहां पर हम देखते हैं यह अंतःक्रिया के बदलते स्वरूप को कैसे समाजशास्त्रियों ने प्राथमिक समूह और द्वितीयक सामाजिक समूह का नाम दिया है। प्राथमिक समूह की बात करें तो प्राथमिक समूह का, इसकी अवधारणा का सबसे पहला प्रयोग चार्ल्स कूले ने 1909 ईस्वी में किया था। उन्होंने प्राथमिक समूह के बारे में लिखा था, चार्ल्स कूले ने, कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनमें घनिष्ठ रूप से आमने सामने के संबंध तथा सहयोग पाया जाता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों में एक दूसरे से सहयोग की भावना होती है, मेल मिलाप की भावना अधिक होती है। चार्ल्स कूले ने 3 प्रकार के प्राथमिक समूह का जिक्र किया है, जैसे परिवार, दूसरा बालकों का क्रीड़ा समूह जहां बालक खेलते हैं आपस में, और आस पड़ोस की बस्तियां। कहने का मतलब है परिवार, गांव और मित्र मंडली ये प्राथमिक समूह के उदाहरण है। और जाहिर है ऐसे समूह की जब आप कल्पना करेंगे, जब इनके बारे में सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि परिवार हो या बच्चों का समूह हो, तो वहां पर घनिष्ठता अधिक होती है, अपनत्व की भावना होती है और व्यक्तिगत भावना से ओतप्रोत लोग होते हैं। आपस में सहयोग की भावना होती है। हालांकि ग्रामीण परिवेश का प्राथमिक समूह देखें और नगरीय प्राथमिक समूह देखें तो दोनों के स्वभाव में, दोनों की प्रकृति में थोड़ी भिन्नता आपको जरूर देखने को मिलेगी। द्वितीयक समूह की बात करें, सेकेंडरी ग्रुप्स की, तो यह प्राथमिक समूह की अपेक्षा बड़े होते हैं और इनमें उतनी घनिष्ठता नहीं होती है जितनी कि आपको प्राथमिक समूह में देखने को मिलती है। और अगर मानव जीवन का विकास देखें तो पहले आपको प्राथमिक समूह का अस्तित्व मिलता है, उसके बाद द्वितीयक समूह का अस्तित्व मिलता है।
प्राथमिक समूह में उसका लक्ष्य व्यक्ति उन्मुख होता है, वहीं द्वितीयक समूह में इनका लक्ष्य आपको लक्ष्य उन्मुख मिलता है। जैसे इसमें औपचारिकता होती है, विशेषीकृत और अस्थायी संपर्क होता है, अस्थायी संपर्क नहीं होता है। वो अस्थायी संपर्क होता है द्वितीयक समूह में। आप इसका उदाहरण देखें, विद्यालय द्वितीयक समूह का उदाहरण है, सरकारी कार्यालय द्वितीयक समूह का उदाहरण है, अस्पताल या छात्र संघ, ये सभी द्वितीयक समूह का उदाहरण है। या कोई श्रमिक संगठन की बात करें तो ये सारा द्वितीयक समूह का उदाहरण है। यहां पर उतनी घनिष्ठता नहीं होती है, लेकिन चूंकि सबों का लक्ष्य एक रहता है, इसलिए ये लोग आपस में समूह का निर्माण करते हैं। और एक होता है त्रयी समूह, 3 व्यक्तियों का समूह या 3 दलों का समूह। 3 व्यक्ति या 3 दल संगठन मिलकर इसे बनाते हैं और यह त्रयी समूह कहलाता है। हालांकि छोटे समूहों के रूप में देखें तो यह कम अस्थायी होता है, यह भी अस्थायी ही होता है। और इसकी विशेषता होती है, इसके रूपों में परिवर्तन होता है और इसमें बटने की संभावना अधिक होती है और दूसरे को अलग थलग करने की संभावना होती है। जैसे 2 कमजोर व्यक्ति मिलकर तीसरे ताकतवर के विरुद्ध एक गठबंधन तैयार करते हैं, या सबसे कमजोर व्यक्ति जो होते हैं वे 2 व्यक्ति को बांटकर उसमें मतभेद पैदा करते हैं और स्वयं शक्ति अर्जित कर लेते हैं। यह त्रयी समूह का